हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मांग के सिद्धांत चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम वहां पर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और पार्ट नंबर 3 के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है मांग का नियम। ठीक है, तो मांग के नियम के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ लेंगे, मांग के नियम का अर्थ पढ़ लेंगे, मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती है, उसके बाद मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं वो भी हम लोग आज की क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। सबसे पहले मांग का नियम का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी चीज़ की जो मांग होती है ना, वो कई चीज़ों से प्रभावित होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेकेंड चैप्टर इस टॉपिक का था। किसी भी चीज़ की जो मांग होती है वो कई चीज़ों से प्रभावित होती है। जैसे अगर उसकी कीमत में परिवर्तन आ जाए तो भी उसे तो भी मांग परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा फैशन में चेंज आ जाए, टेस्ट में चेंज आ जाए, प्रेफरेंस, फैशन, अभिरुचि वगैरह में चेंज आ जाए, जिसे हम लोग कह देते हैं, तो फैशन लिख लो, एक ही नाम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसे हम लोग कह देते हैं संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत हो गया। इसके अलावा आय हो गया, यानी कि उपभोक्ता की जो आय होती है वो भी मांग को प्रभावित कर देती है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर होते हैं, यानी कि परिवार में सदस्य जो होते हैं वो भी मांग को प्रभावित करते हैं। यार, मांग को प्रभावित करने वाले ना बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे, लेकिन अगर पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है। और उसके बाद जो बच गए उसे हम लोग कह देते हैं अन्य तत्व। तो सभी बच्चों को एक बात तो याद रखना है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वस्तु की अपनी कीमत, और वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर, जैसे मांग किसी फैशन की वजह से परिवर्तन हो जा रहा है वस्तु की मांग, तो वो अन्य तत्व के अंदर आता है। उपभोक्ता की आय की वजह से मांग में परिवर्तन आ गया तो वो भी अन्य तत्व में आता है। फैमिली मेंबर यानी परिवार में सदस्यों की वजह से मांग में परिवर्तन आ गया तो वो भी अन्य तत्वों में आता है। तो मोटे तौर पर मांग को प्रभावित करने वाले 2 तत्व हैं, एक वस्तु की अपनी कीमत है और दूसरा अन्य तत्व है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी वस्तु की मांग सिर्फ अपनी कीमत की वजह से परिवर्तन होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं मांग का नियम। तो मांग का नियम ना बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी बात कहता है कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। ये कहता है मांग का नियम। और मांग का नियम कहता है कि भाई इनमें से किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो किसी वस्तु की मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उस वस्तु का फैशन चल रहा है, तो वहां मांग का नियम नहीं है, क्योंकि मांग इन अन्य तत्व की वजह से परिवर्तन हो रहा है। उपभोक्ता की आय बढ़ गई और जिस वजह से उपभोक्ता ने उस वस्तु की मांग को बढ़ा दिया, तो यहां पर मांग आय की वजह से परिवर्तन हुआ, यहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ गई तो हमने मांग बढ़ा दिया, यहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। लेकिन अगर किसी चीज की कीमत कम हो गई तो हम उस चीज को ज्यादा खरीदने लग गए, तो यानी यहां पर कीमत की वजह से मांग में परिवर्तन आया, ये मांग का नियम है। तो सिंपल सी बात है, मांग का नियम कहता है भाई अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगा और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी, लेकिन अन्य तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है परंतु अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसी को कहते हैं मांग का नियम। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें मतलब ये सारी जो है ना, ये सब अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है एवं इसके विपरीत होगा, यानी कि कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाएगी, परंतु अन्य तत्व समान रहे, इसी को कहते हैं हम लोग मांग का नियम। अब आ जाते हैं मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। मान्यताएं बहुत सिंपल है। मांग के नियम की मान्यताएं कहती है कि भाई उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा, है ना। परिवार में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा। फैशन, अभिरुचि, प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग का नियम सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होगा जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होगी। वो भी कैसे? जब कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होनी चाहिए और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जानी चाहिए, इसी को कहते हैं हम मांग का नियम। तो देखो, संबंधित वस्तुओं, मैंने आपको बताया था संबंधित वस्तुओं में 2 वस्तुएं आती है, एक आती है स्थानापन्न वस्तु और दूसरी आती है पूरक वस्तु। ठीक है, तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पूरक वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो इन दोनों लाइन को एक लाइन में लिख लो कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और भविष्य में भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है उपभोक्ता की रुचि प्राथमिकता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवार के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दो बातें समझा दी। मांग का नियम कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी, लेकिन अन्य तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग के नियम की मान्यताएं कहती है कि भाई इन चीजों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कीमत में परिवर्तन होना चाहिए। तो आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, परिवार में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन ना हो, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना ना हो। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट उठाकर यहां लिख सकते हो जितने भी आपको अन्य तत्वों में याद है। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मांग के नियम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मांग के नियम के अपवाद। तो एग्जाम में कई बार ऐसा भी आ जाता है कि ऐसी स्थिति बताओ जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है? सबसे पहला मांग के नियम के अपवाद बता दो, ऐसी स्थिति बता दो जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। या फिर कई बार ऐसे बोलेगा कि कई बार वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन कई बार वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम नहीं होता और कई बार वस्तु की कीमत कम होने पर मांग नहीं बढ़ता। इसका मतलब यह है कि यहां पर मांग का नियम फॉलो नहीं हो रहा। तो आपसे यह भी बोल सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम नहीं होता और कीमत कम होने पर मांग नहीं बढ़ता, यानी कि वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ऐसी स्थिति बता दो। तो मांग का नियम जहां जहां लागू नहीं होता वो कुछ स्थिति यहां पर लिखिए। जैसे यहां पर मैंने 5 स्थिति लिख दी है, तो एग्जाम के अंदर यही स्थिति आपको लिखनी होगी कि कहां कहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। सबसे पहला, गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन का मतलब होता है घटिया। कभी भी घटिया वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। देखो, आपको याद रखना है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन घटिया वस्तुओं में उल्टा होता है, कीमत बढ़ने पर उल्टा मांग और बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने पर उल्टा मांग क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। इसका रीजन ये है कि जब घटिया वस्तु की कीमत बढ़ती है ना, तो अच्छी वस्तुओं की भी कीमत बढ़ती है। तो बहुत सारे लोग जो अच्छी वस्तुएं खरीद रहे होते हैं वो भी घटिया वस्तु पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब भी घटिया वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम होने की जगह उल्टा और बढ़ जाएगी। क्या यहां पर मांग का नियम लागू हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मांग का नियम तो कहता है कीमत बढ़ने पर मांग कम होनी चाहिए और यहां पर कीमत बढ़ने पर उल्टा मांग बढ़ जाती है। और सेम घटिया वस्तु में जब कीमत कम होती है तो कीमत कम होने से मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन घटिया वस्तु में कीमत कम होने से उल्टा मांग और कम हो जाती है। तो घटिया वस्तुओं की स्थिति में कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब घटिया वस्तु आप समझिएगा, सामान्य वस्तु होती है घटिया वस्तु, जैसे दूध में भी घटिया वस्तु है, कपड़ों में भी घटिया वस्तु है, जूतों में भी घटिया वस्तु, हर चीज में घटिया वस्तु होती है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग घटिया वस्तु को गिफिन गुड्स भी कह देते हैं, गिफिन वस्तुएं भी कह देते हैं। अगला है फैशन संबंधित वस्तुएं। फैशन संबंधित वस्तुओं में क्या होता है? अगर मार्केट में किसी चीज का फैशन चल रहा है, आप उसके रेट को बढ़ा भी दोगे ना तो भी वो चीज बिकनी ही बिकनी है। और अगर मान लो कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो गई और आप उसके रेट को कम करो तो भी उसकी मांग बढ़नी नहीं है। तो फैशन के केस में क्या होता है? फैशन के केस में अगर आप प्राइस बढ़ाओगे भी, अगर मान लो किसी चीज का फैशन चल रहा है और आपने उस वस्तु की कीमत बढ़ा दी, ठीक है, तो भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी, बल्कि उसकी डिमांड यानी उसकी मांग उल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अपोजिट, अगर किसी चीज का फैशन चला गया और आपने उसकी कीमत को कम करा, फिर भी उसकी मांग नहीं बढ़ेगी, बल्कि उल्टा उसकी मांग और कम होती ही रहेगी। तो जहां पर फैशन की बात आती है वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम तो सीधा सीधा कहता है यार कीमत बढ़ने पर मांग कम होनी चाहिए, लेकिन इन स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगले नंबर पे जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। भाई जीवन की बहुत सारी अनिवार्य वस्तुएं भी होती है हमारी जिंदगी के अंदर, जैसे कि अनाज हमारे जीवन का एक बहुत ही अनिवार्य वस्तु है। इसी तरीके से नमक हमारे जीवन का बहुत अनिवार्य वस्तु है। इसी तरीके से दवाइयां भी हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। तो क्या होता है कि दवाइयों के रेट अगर कम हो गए तो हम क्या कहते हैं? एक गोली एक्स्ट्रा खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। और दवाइयों के रेट अगर महंगे हो गए और तबियत खराब हो गई तो क्या दवाई नहीं खरीदेंगे क्योंकि रेट बढ़ गए? भाई दवाई इंसान उतनी खरीदता है जितनी उसको नीड होती है। दवाई के प्राइस से उसको लेना देना नहीं है। दवाई का प्राइस थोड़ा बढ़ भी गया और कम भी हो गया तो लोगों को इससे मतलब नहीं होता। लोग दवाई उतनी खाएंगे जितनी नीड होती है। सेम इसी तरीके से नमक, अगर नमक सस्ता हो जाएगा तो क्या हम नमक का यूज कैसे बढ़ा देंगे? क्या खाने में ज्यादा नमक डाल देंगे? ऐसा नहीं होता। तो नमक का प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, नमक तो उतना ही इस्तेमाल होगा जितना होता है। इसका मतलब जो चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके प्राइस बढ़ने से हम उसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते, और सेम ऐसे ही प्राइस कम होने से हम उसकी डिमांड को बढ़ा भी नहीं सकते। क्या करेंगे डिमांड को बढ़ाकर? तो कई बार जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जैसे नमक हो गई, दवाइयां हो गई, अनाज हो गई, यहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कि कीमत बढ़ने पर मांग कम नहीं होती और कीमत कम होने पर मांग नहीं बढ़ती। अगले नंबर पे है
यहां पर समझना, मौसम में परिवर्तन, कई बार मौसम में परिवर्तन भी मांग के नियम का उल्लंघन कर देता है। जैसे कि आइसक्रीम को ले लो आप, आइसक्रीम के रेट ठंडी में भी उतने ही होते और गर्मी में भी उतने ही होते, लेकिन जैसे ही ठंडियों से गर्मियों का मौसम आता है आइसक्रीम की मांग अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो आइसक्रीम का प्राइस नहीं बढ़ा, आइसक्रीम के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गर्मी आते आइसक्रीम की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। जबकि मांग का नियम कहता है कि कीमत कम होने पर मांग बढ़नी चाहिए, जबकि कीमत में तो कोई चेंज नहीं आया। तो मौसम में परिवर्तन भी कई बार मांग के नियम का उल्लंघन करता है। अगले नंबर पे है अज्ञानता। अज्ञानता बहुत सिंपल सी चीज है। मान के चलो कोई इंसान अज्ञान है, तो अज्ञान होने पर या उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो कीमत बढ़ने पर भी हो सकता है कि मांग कम ना करे। ठीक है, अगर किसी बंदे को नॉलेज नहीं है, जैसे मैं कोई किसी शॉप पर गया एक शर्ट लेने के लिए, मुझे पता है वहां पे दो दुकानें हैं। ठीक है, एक दुकान में एक शर्ट मिल रही है 1000 रुपये की और वही शर्ट दूसरी दुकान में मिल रही है 800 रुपये की, लेकिन मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, मैं तो गया और सीधा जाके मैंने खरीद लिया। इसका मतलब क्या है कि जब बंदा अज्ञान होता है तो वो कीमत से अपरिचित रह जाता है, यानी कीमत कम होने और ज्यादा होने की उसको नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो कीमत के अनुसार मांग को प्रभावित नहीं कर पाता है। अगले नंबर पे सामाजिक सम्मान की वस्तुएं। भाई सामाजिक सम्मान की वस्तुओं में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी प्रतिष्ठा की चीजें होती है, जो हमारी इज्जत की चीज होती है, जैसे बड़ी महंगी महंगी कार हो गई, ज्वेलरीज हो गई, ठीक है, इसके अलावा गोल्ड हो गए, गोल्ड के चैन हो गए। तो ये सारी चीजें जो होती है सामाजिक सम्मान की वस्तुएं होती है। इनमें होता है क्या, मान लो 1 करोड़ रुपए की कोई कार है, एक बंदा 1 करोड़ रुपए की कार लेने गया। अब ध्यान से समझेंगे, 1 करोड़ रुपए की मान लो एक कार है, उस 1 करोड़ रुपए की जो कार है, अब उसे कोई नॉर्मल इंसान तो खरीदेगा नहीं यार, 1 करोड़ रुपए की कार तो कोई बहुत अमीर आदमी ही खरीदेगा। उस 1 करोड़ रुपए की कार का रेट अगर 2 लाख रुपए बढ़ भी जाए तो मुझे बताइए क्या उस अमीर आदमी को ज्यादा फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। जो बंदा 1 करोड़ रुपए पे कर सकता है वो 2 लाख रुपए और भी पे कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो महंगी महंगी कारों में भी ऐसा होता है, इनके प्राइस थोड़े बढ़ जाए या कम हो जाए तो खरीदने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कान पे जू भी नहीं रोकती। बात समझ में आई? यानी कि बहुत महंगी महंगी चीजों को, लग्जरी चीजों को अगर आप उनकी कीमत को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उनकी मांग पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सामाजिक सम्मान की जितनी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी सामाजिक सम्मान की वस्तुएं होती है, बड़ी लग्जरी वस्तुएं होती है, उन पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया मांग का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता भाई। मांग का नियम गिफिन वस्तुओं में, फैशन संबंधित वस्तुओं में, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं में, अज्ञानता में, सामाजिक सम्मान की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये पॉइंट्स है जहां जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। एक वस्तु की कीमत गिरने पर उसकी मात्रा अधिक क्यों खरीदी जाती है, यानी कि एक वस्तु की कीमत अगर गिरती है तो उसकी मांग बढ़ क्यों जाती है। या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है मांग का नियम लागू होने के कारण, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कीमत कम होने पर वस्तु की मांग क्यों बढ़ती है और कीमत कम होने पर वस्तु की मांग क्यों कम हो जाती है। ये क्वेश्चन बन जाता है सेपरेट 4 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इसका जो रीजन है वो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदते हैं, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि लगातार कम होती रहती है, और जैसे जैसे हम ज्यादा वस्तु को खरीदेंगे तभी खरीदेंगे जब हम उसके लिए, जब उसका प्राइस हमारे को कम मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे को मार्केट से इस महीने 3 शर्ट खरीदनी थी, तो मैं गया मार्केट से और मैंने जाके 3 शर्ट खरीद ली। एक शर्ट थी 1000 रुपए की, मैं 3000 की 3 शर्ट खरीद के लेकर आ गया। लेकिन उसके अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ दोबारा मार्केट में गया, तो मैंने देखा कि जो 1000 रुपए की शर्ट है, एक बंदा अपनी दुकान बंद कर रहा था, वही 1000 रुपए की शर्ट उसने सेल में लगा दी और वही 1000 रुपए की शर्ट वो सिर्फ 500 रुपए में बेच रहा है। अब देखो, मेरे को तो इस महीने 3 शर्ट खरीदनी थी, मैं तो खरीद चुका हूं, मेरा तो कोटा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब मैं लालच में आ गया, मैंने देखा यार 1000 रुपए की शर्ट सिर्फ 500 की मिल रही है। मेरे मन में एक लालच आ गया कि यार यही शर्ट 1000 रुपए की है, क्यों ना मैं इसको अगले महीने या उससे अगले महीने या फिर कभी और यूज कर लूंगा, लेकिन खरीद ही लेता हूं, ये अच्छा मौका है। तो एक बात याद रखना कि बंदा अगर चीजों को आगे तभी ज्यादा खरीदेगा जब उसका प्राइस उसको कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि हम किसी वस्तु को ज्यादा तभी खरीदना पसंद करते हैं जब उसकी कीमत हमें आगे कैसे मिलने लग जाए, कम मिलने लग जाए। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग में वृद्धि होती है, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अभी आपको सीमांत उपयोगिता के बारे में नहीं पता, क्योंकि
क्योंकि आप ये वाला सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ोगे उपभोक्ता संतुलन वाले चैप्टर में। तो आप यह याद रखो कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारे को कम होने लग जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं गया 3 शर्ट मैं खरीद के लाया। जब मैं खरीद के लाया तो बहुत ज्यादा नीड थी, लेकिन जैसे मैं उन शर्ट को खरीद लूंगा तो मेरा कोटा पूरा हो चुका है, मेरी नीड पूरी हो चुकी है। अब मैं शर्ट, कोई बंदा मुझे 1000 रुपए में लाके वही शर्ट देगा तो बोलूंगा भाई मैंने तो पहले ही खरीद ली। हाँ, मैं उस शर्ट को फिर खरीद सकता हूं अगर मुझे लालच दिया जाए प्राइस को कम करके। ठीक है, तो आपको यही चीज समझनी है। इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को खरीदने के लिए उपभोक्ता कम से कम कीमत देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, जैसे मैंने 3 शर्ट खरीदनी थी, खरीद ली, लेकिन अब मैं शर्ट नहीं खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन सामने वाले ने 1000 की शर्ट 500 ही कर दी, तो हो सकता है मैं लालच में आके खरीद लूं। तो बंदा अगली इकाई तभी खरीदने के लिए तैयार होता है जब उसको कीमत कम मिलती है। एक होता है आय प्रभाव। आय प्रभाव कहता है, देखो अगर हम किसी वस्तु की मांग कब बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान के चलो मुझे एक आईफोन खरीदना है, तो आईफोन जो है वो कितने रुपए का है, 60,000 रुपए का है। मान लो कोई भी आईफोन की सीरीज का कोई भी फोन है वो 60,000 रुपए का है, और मेरी जेब के अंदर सिर्फ कितने रुपए, 50,000 रुपए। मैं आईफोन को 2 तरीके से खरीद सकता हूँ, या तो मेरी जेब में जो 50,000 रुपए हैं मेरी आय बढ़ जाए, एक तरीका यह है। दूसरा, या तो आईफोन का रेट ही कम हो जाए, आईफोन जो 60,000 का है वही 50,000 का हो जाए, तो मैं आराम से खरीद लूंगा। तो दोनों ही केस में अगर देखा जाए, इसे हम लोग कहते हैं आय प्रभाव। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बंदे की जो आय होती है ना, बंदे की जो आय होती है वो बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो इनडायरेक्टली व्यक्ति की जो आय होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आय बढ़ने से बंदा उस वस्तु की मांग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इससे पता चलता है कि कीमत कम होने से बंदे की आय बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मांग को बढ़ा देता है। इसे हम लोग कहते हैं आय प्रभाव। जो नेक्स्ट नंबर पे प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव बहुत ही सिंपल है। जैसे पेप्सी और कोका कोला है, तो अगर मान लो कोका कोला महंगा हो जाए तो लोगों की नजर में पेप्सी एक तरीके से क्या हो गया, पेप्सी के रेट एक तरीके से देखा जाए तो कम हो गया। भाई कोका कोला और पेप्सी है तो दोनों 45-45 रुपए की मिल रही थी, कोका कोला अचानक हो जाए 50 रुपए का, तो कोका कोला का रेट बढ़ गया। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पेप्सी का रेट एक तरीके से कम ही हो गया। बात समझ में आई? क्योंकि पेप्सी के रेट में चेंज नहीं है, तो पेप्सी का रेट एक तरीके से कम हुआ तो लोग पेप्सी को खरीदना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से भी लोगों को ऐसा लगता है कि कीमत कम हो गई, और कीमत कम होने की वजह से लोग उसकी मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला आता है उपभोक्ता का समूह या फिर आकार। अगर कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसको मार्केट में इस्तेमाल करने वाले उसके कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, उसके उपभोक्ता बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मांग बढ़नी शुरू हो जाती है। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो बहुत सारे कंज्यूमर उसको खरीदना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मांग कम हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता का समूह या फिर आकार। एक है हमारा विभिन्न प्रयोग। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो हम किसी गुड्स को या किसी भी चीज को, जब उसके रेट बढ़ जाते हैं तो अगर उसका विभिन्न चीजों में उपयोग है तो हम उसके उपयोग को कम कर देते हैं। जैसे अगर बिजली की कीमत अचानक बढ़ जाए, बिजली के रेट बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, कूलर भी संभाल के चलाएंगे, पंखा भी देखेंगे, लाइट का भी ध्यान रखेंगे, एसी का भी ध्यान रखेंगे, यार कम चले, ये सारी चीजें है ना। तो अगर किसी चीज का उपयोग विभिन्न चीजों के अंदर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत अगर बढ़ेगी तो हम उसकी मांग को कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर कीमत कम होगी तो हम थोड़ा सा ढील छोड़ देते हैं। बिजली के रेट कम हो जाए तो हम थोड़ा सा ढील छोड़ देते हैं। दूध के रेट अगर कम हो जाए तो हम उसकी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि मांग का नियम लागू होने के क्या कारण है। मांग का नियम लागू होने का सबसे पहला कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा आय प्रभाव, तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता के समूह का आकार और विभिन्न उपयोग। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बार बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो ये किस किस नाम से आ सकता है मैंने बता दिया। मांग का नियम लागू होने के कारण, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल क्यों होता है ऐसे पूछ ले, कीमत गिरने पर मांग क्यों बढ़ती है ऐसे पूछ ले। तो कैसे भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए आपको ये आंसर करना है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने मांग का नियम पूरा खत्म कर दिया। मांग का नियम का अर्थ, मांग के नियम की अपवाद, मांग के नियम का हमने मान्यताएं पढ़ी, और मांग का नियम लागू क्यों होता है वो भी हमने इस क्लास के अंदर पढ़ लिया। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही।